हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। उससे पहले देख लेते हैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उदारवाद के अर्थ के बारे में। उदारवाद क्या है? उदारवाद स्वतंत्र जीवन की एक आवाज़ है। सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो उदारवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विरोधी है। किस चीज़ का? हस्तक्षेप का विरोधी है। चाहे वो नैतिक हस्तक्षेप हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कैसा भी हस्तक्षेप हो, हर प्रकार के हस्तक्षेप का विरोधी है। ठीक है, ये हम मोटे शब्दों में उदारवाद का अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि उदारवाद जो है इन सब चीज़ों का विरोध कर क्यों रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाकर बताऊंगी। देखिए, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हम वहाँ पे देखेंगे कि राजनीति जो है वो पूरी तरह से कैसी हमें देखने को मिलती है एंशियंट टाइम में। राजतंत्र, ठीक है, जहाँ जनता की आवाज़, जनता की बात हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखती। सिर्फ वहाँ पे राजा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से राजतंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम मध्य युग में आते हैं तो हम मध्य युग में देखते हैं कि राजनीति तो थी ही, उसके साथ साथ हमें धार्मिक क्षेत्र में भी कट्टरता देखने को मिलती है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मध्यकालीन इतिहास मध्यकाल के बारे में पढ़ा होगा। और उसमें आपको पता होगा कि दो तलवारों का सिद्धांत था, जहाँ पे ये माना जाता था कि एक तलवार जो है वो राजा के हाथ में है और एक तलवार पोप के हाथ में है, या कह सकते हैं चर्च के हाथ में। और वहाँ पे धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों ही मनुष्य के ऊपर क्या करती थी? शासन करती थी। और राजनीति में भी आपको पता ही होगा कि पहले देवोत्पत्ति का सिद्धांत चलता था, जहाँ माना जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। और आप जानते हैं जो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा वो तो गलत कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जनता की बात या व्यक्ति की बात कहीं भी नहीं होती थी। सिर्फ राजनीति में राजा की बात हो रही है और धर्म में भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से भी जकड़ा हुआ है। जब सोचिए कि आदमी धार्मिक और राजनीतिक रूप से जकड़ा होगा तो वो सामाजिक रूप से कितना स्वतंत्र होगा, या नैतिक रूप से कितना स्वतंत्र होगा। तो 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते हुए आते हम लोग यही देखते हैं कि जो राजनीति है, जो शासन तंत्र है वो राजतंत्र है। ठीक है, और पोप की भी बहुत सत्ता हो गई थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। और सामाजिक और नैतिक मतलब मनुष्य के लिए ही बनाया गया था, व्यक्ति के लिए ही राज्य बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे राज्य क्या हो गया? सुप्रीम होता चला गया, और व्यक्ति का जो स्वतंत्रता थी या व्यक्ति का जो अस्तित्व था वो क्या हो गया? सेकेंडरी होता चला गया। तो इन्हीं सब का विरोध हम एक तरीके से कह सकते हैं जो उदारवाद था वो लेकर आया। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होना चाहिए, व्यक्ति के लिए बात होनी चाहिए। और जो उदारवाद का मेन उद्देश्य है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इसका कोर आइडिया है, ठीक है, जिस पे ये बेस है, वो क्या है? वो है फ्रीडम। ठीक है ना, वो है स्वतंत्रता। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उदारवाद को अगर हम देखें तो इसे हम दो अर्थों में देख सकते हैं। एक तो संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, जहाँ पर ये कहता है कि इसका संबंध अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, आदि विषयों से है, जहाँ पर वस्तुओं की केवल उत्पादन और वितरण के बारे में बात की जाती है, और शासकों को चुनने और हटाने के बारे में। देखिए, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की बात किस में? अर्थशास्त्र में। और शासकों को चुनने और हटाने का पक्षधर किस में? राजनीति शास्त्र में। तो संकीर्ण अर्थ में माना जाता है कि उदारवाद केवल अर्थशास्त्र में उत्पादन और वितरण के साधनों के लिए, और राजनीति शास्त्र में शासकों को चुनने और हटाने के अधिकार जो है व्यक्ति को देने के पक्ष में है। लेकिन अगर हम इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में देखते हैं कि ये एक मानसिक दृष्टिकोण जैसा बन गया है। मतलब उदारवाद क्या है? सिर्फ एक आंदोलन, या फिर कहें कि केवल एक विचारधारा है, नहीं, ये एक मानसिक आंदोलन जैसा बन गया है कि, या मानसिक दृष्टिकोण जैसा है, जो कहता है कि अपनी पूर्ण धारणाओं के प्रकाश में मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का प्रयास करता है। और वो ये कोशिश करता है कि मतलब हर जगह मनुष्य को क्या मिले? फ्रीडम मिले,
स्वतंत्रता मिले और वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके। जब हम उदारवाद को आगे समझने की कोशिश करते हैं तो हम उदारवाद को 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखने की कोशिश करते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्रों में हम इसे देखने की जो कोशिश है वो करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए इसे हम 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सामाजिक में, आर्थिक में और दूसरा है राजनीतिक में। उससे पहले हम उदारवाद का ब्रीफ में उद्देश्य देखते हैं क्या है। इसके उद्देश्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर में इसका स्थायी उद्देश्य क्या है, मानव की स्वतंत्रता। मैंने अभी आपको बताया कि उदारवाद का कोर आइडिया क्या है। उदारवाद का कोर आइडिया है या इसका केंद्रीय जो विचार है वो क्या है, मनुष्य की स्वतंत्रता। देखिए वही बात यहाँ भी कही जा रही है। और परिवर्तनशील इसका उद्देश्य क्या है कि भाई नई परिस्थितियों के साथ परिवर्तन की अपेक्षा, कि आज जैसी परिस्थिति है, आज में हमें कुछ ठीक लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल वो ठीक होगा। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आपको स्वेटर पहनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब गर्मी आएगी तब, लेकिन अब क्या हो, अगर आप कट्टर हो जाए कि नहीं स्वेटर पहनना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में क्या होगा, गर्मियों में तो स्वेटर तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और आदमी की स्थिति तो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उदारवाद ऐसी ही परंपराओं का विरोध करता है। वो कहता है कि भाई समय के हिसाब से परिस्थितियों में बदलाव होना ज़रूरी है। जैसे अभी ठंड है तो अभी स्वेटर ज़रूरी है, पर यहाँ पे कट्टर नहीं होना कि नहीं स्वेटर पहनना बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ आने पर स्वेटर को छोड़ना भी पड़ेगा। और इन्हीं नई परिस्थितियों के साथ परिवर्तन की उपेक्षा जो है वो उदारवाद करता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 3 प्रमुख क्षेत्रों में उदारवाद। तो हम यहाँ देख रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए सामाजिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो उदारवाद धर्मनिरपेक्षता अर्थात धार्मिक रूढ़िवाद की जंजीरों से मानव की स्वतंत्रता का समर्थक है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मध्य युग में जो मनुष्य था वो धार्मिक रूढ़िवाद में बहुत ज़्यादा जकड़ गया था। तो यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं भाई धर्मनिरपेक्ष कर दो। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात क्या करते हैं यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कहते हैं कि यह उपेक्षा करता है कि मानव को अपनी उन आदतों, रीति रिवाजों और संस्थाओं को बदल देना चाहिए जो मानव को वास्तविक स्वतंत्रता पर अंकुश की तरह कार्य करती हैं। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी जो भी रीति रिवाज, आदतें या संस्थाएं जो भी है वो मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए जो कि उसकी वास्तविक स्वतंत्रता पर क्या करती है, अंकुश लगाती है, उसे रोकती है। उदारवाद के सामाजिक पहलू का विशेष संबंध धर्म और नैतिकता के संबंध में मानव की स्वतंत्रता से है। यानी कि ये जो सामाजिक क्षेत्र में वो क्या करना चाहता है, धर्म और नैतिकता के संबंध में मानव को स्वतंत्र करना चाहता है। ठीक है, अतः यह मानव की प्रकृतिवादी और नियतिवादी व्याख्याओं का क्या करता है, खंडन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थक है। यह उत्पादन के क्षेत्र में आंतरिक स्वतंत्रता और निर्यात के क्षेत्र में बाह्य स्वतंत्रता का भी पोषक है। यह मुक्त प्रतियोगिता का समर्थक है जिसका अभिप्राय मतलब ये है कि वस्तुओं के आयात निर्यात कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं इनको समराइज़ कर दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एडम स्मिथ की बुक है इस संबंध में, वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने 1776 में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो संपूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता अगर होगी तो ही बाकी 2 स्वतंत्रताएं होंगी जिनकी बात हम कर रहे हैं। यह आवश्यक रूप से राज्य के बढ़ते हुए कार्यकलाप के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, क्योंकि राज्य के नियंत्रण का अधिक होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार के लिए न्यूनीकरण के समान दिखाई देता है। अगर हम शॉर्ट में देखें, यहाँ पर शॉर्ट में इसको देखें तो हम देखते हैं, ये देखिए ये पूरा आइडिया कि ये धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, पोप की सत्ता से लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, धार्मिक सत्ता से, राजा की सत्ता से यानी कि राजनीतिक सत्ता से छुड़ाना चाहते हैं, शासन को सीमित करना चाहते हैं, सामंत की सत्ता से छुड़ाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जो शोषण करते हैं, और मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इनका जो हमने अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं, ये इसका कोर आइडिया है।
ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जो सामाजिक, अभी हमने देखा सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद क्या करना चाहता है, व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि पोप की सत्ता में जकड़ा हुआ है, वो इतना धार्मिक हो गया है कि अपना विकास ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अंधविश्वासी हो गया, रूढ़िवादी हो गया, वो अपना विकास नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो उसको धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि राजा ने जो राजनीतिक क्षेत्र है उसको इतना ज़्यादा जकड़ लिया है, जिसके कारण वो क्या चाहता है कि भाई राजा का शासन सीमित हो, जो भी शासन हो वो सीमित शासन करे। सीमित शासन से क्या मतलब है, भाई सुरक्षा दे खाली, ठीक है, बाकी मामलों में हस्तक्षेप ना करे, सुरक्षा दे खाली। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, मुक्त बाजार व्यवस्था। मुक्त बाजार व्यवस्था का क्या मतलब होता है? मुक्त बाजार व्यवस्था का यही मतलब होता है कि राज्य उस पर नियंत्रण ना करे। अब जैसे मान लीजिए मैं एक उद्योगपति हूँ और मैंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, मैंने उसमें एफर्ट लगाया, अपनी मेहनत लगाई, सारी चीज़ें करी और मैंने वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ बनाई। अब सरकार क्या कर रही है, मैं उसकी कीमत रखना चाह रही हूँ 100 रुपये, सरकार कह रही है नहीं नहीं भाई 100 रुपये तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, उसको 50 रुपये रखो। अब मेरी उसे बनाने में लागत ही 90 रुपये आई है, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो 100 रुपये मुझे रखनी है। लेकिन राजा कह रहे हैं कि, या स्टेट कह रहा है कि तुम 50 रुपये रखो, तो यहाँ तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो कहते हैं कि मुक्त व्यवस्था रखेगी। पूंजीपति जो है, उद्योगपति जो है, वो खुद जान रहा है कि उसको कितनी कीमत रखनी चाहिए, तो उसके 100 रुपये कीमत वो रखेगा, तो यहाँ पे राज्य को नियंत्रण करने से वो मना कर रहे हैं। इसी को हम सीमित कहते हैं, सीमित राजनीति या सीमित शासन कहते हैं, जिसमें जो राज्य होता है वो सुरक्षा देने का काम करता है, बाकी वेलफेयर के बाकी काम वो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुक्त अर्थव्यवस्था की या मुक्त बाजार व्यवस्था की मांग करते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मुक्त बाजार व्यवस्था दो, हम खुद से करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र में भी हमने देखा कि सामंतों से मुक्त कर रहे हैं, उस वक्त सामंत व्यवस्था चला करती थी, और मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये जो तीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष भी बनाना चाहता है, सीमित शासन चाहता है। सीमित शासन आपको जहाँ भी दिखे समझ लीजिएगा उदारवाद की बात हो रही है। मुक्त अर्थव्यवस्था जहाँ भी दिखे समझ लीजिएगा आप कि उदारवाद की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि उदारवाद आया कहाँ से और ये हमें कहाँ दिखा। तो उदारवाद सबसे पहले हमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन में देखने को मिलता है। देखिए, मैंने आपको मध्य युग के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था कि मध्य युग में क्या था कि दो तलवारों का सिद्धांत प्रचलित था, राजा और पोप में आपस में चल रहा था कि किसकी सत्ता सुप्रीम है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे धर्म का भी नैतिक पतन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसको हम पुनर्जागरण भी कह देते हैं। तो इसी पुनर्जागरण में और इन्हीं धर्म सुधार आंदोलनों में हमें उदारवाद की उत्पत्ति जो है वो देखने को मिलती है, उसका विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसके विकास को थोड़ा सा और समझते हैं। तो राजाओं के निरंकुशवाद के विरुद्ध संघर्ष की सफलता, 1688 की गौरवमयी क्रांति। 1688 गौरवमयी क्रांति के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। वहाँ हमने देखा कि राजाओं के निरंकुशवाद के विरुद्ध जो था वो संघर्ष हुआ और उसमें सफलता भी मिली। वहाँ से उदारवाद को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, वहाँ से भी हमें उदारवाद देखने को मिलता है। 1789 में फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा अपनाए गए मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा, यहाँ भी हमें उदारवाद देखने को मिलता है, या उसकी उत्पत्ति के निशान हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी तक क्या हो रहा था, हम देख रहे थे राज्य के बारे में बात हो रही थी, राजा के बारे में बात हो रही थी। अब पहली बार मानव और नागरिक के बारे में बात हो रही है। उसके बाद संविधानवाद का उदय, जिसमें अब मनुष्य या राजा के शासन की जगह विधि के शासन की बात हो रही है। लोगों को विरोध का अधिकार दिया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा कि दैवीय उत्पत्ति का जब सिद्धांत चल रहा था उस समय राजा के विरोध का अधिकार लोगों को नहीं मिलता था। आपको, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, मेरी क्लासेस भी अटेंड की होंगी, तो आपको पता होगा कि जब समझौता सिद्धांत पहली बार जब आता है तो वही व्यक्ति को राजा के विरोध का अधिकार देता है। उससे पहले व्यक्ति को विरोध का अधिकार राज्य के या राजा के नहीं था। उसके बाद है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण, जैसे अब इसका क्या मतलब है, जैसे क्या होता है शक्ति पृथक्करण में, तीनों शासन की शक्तियाँ, कानून बनाने की, ठीक है, कानून को बनाने की, ठीक है, उसे लागू करने की और उसके लिए दंड देने की शक्ति
अब क्या होती है, अलग अलग के हाथ में होती है, ठीक है, अलग अलग के हाथ में होती है। और पहले क्या होती थी, ये तीनों शक्तियाँ किसके हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी। तो आप सोचिए, जब राजा कोई कानून बनाना है, उसे लागू करना है, उसे दंड देना है, तो उसमें कितनी निष्पक्षता हो पाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, ये शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, अलग अलग संस्थाओं के हाथ में दे दिया गया, तो यहाँ पे अन्याय होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उदारवाद की उत्पत्ति और उदारवाद का विकास जो है वो देखने को मिलता है इन सारी घटनाओं में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद की विशेषताएं, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने शास्त्रीय उदारवाद लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि मैम ये शास्त्रीय उदारवाद का क्या मतलब है। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, उदारवाद कई चरणों में आगे बढ़ा। जैसे कि जो उदारवाद है वो अपने प्रारंभिक चरणों, जब वो शुरू हुआ तब वो शास्त्रीय, या हम इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, नकारात्मक भी कहते हैं या फिर शास्त्रीय भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलकर फिर ये कैसा हो गया, सकारात्मक उदारवाद हो गया। तो हम इन सब बातों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी जो शुरुआती हमारा उदारवाद था, जिसकी हम उत्पत्ति और विशेषताएं वगैरह देखते हुए चले आ रहे हैं, ये हमारा कौन सा उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद। तो अभी हम इस शास्त्रीय उदारवाद की विशेषताएं समझेंगे और आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि किस तरीके से उदारवाद ने अपना रूप परिवर्तन किया, या फिर कह सकते हैं उदारवाद ने अपने आप में सुधार किया। तो चलिए देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं। चलिए, पहली विशेषता है, मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता, ठीक है। तो जो शास्त्रीय उदारवाद है वो सभी व्यक्तियों को एक तो समान मानता है, समान मानते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में समानता की बात करते हैं, ठीक है। राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, राज्य हो, हर क्षेत्र में ये क्या करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हर क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है सीमित सरकार, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया सीमित सरकार का क्या मतलब है, कि जब सरकार को केवल और केवल व्यक्ति की सुरक्षा करनी है, उसे कल्याणकारी कोई कार्य नहीं करना होता है, सिर्फ सुरक्षा करनी है, देश में या राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करनी है, उसे हम कहते हैं सीमित सरकार या सीमित शासन। तो ये सीमित शासन का ये मानते हैं कि सीमित शासन होना चाहिए। ये कहते हैं व्यक्ति और राज्य का संबंध किस पर आधारित है, समझौते पर आधारित है। जो हमने समझौता सिद्धांत पढ़े हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्हीं समझौते पर ये आधारित मानते हैं। कहते हैं कोई देवी उत्पत्ति नहीं हुई है राज्य की, ठीक है, ये समझौते पर आधारित है और व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, व्यक्ति के हितों के लिए राज्य बना है, ठीक है। देखिए इन्होंने यही बात, नेक्स्ट विशेषता हो गई, राज्य की उत्पत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। व्यक्ति के अच्छे स्वभाव व बुद्धि में विश्वास, ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अच्छा है और ये उसकी बुद्धि में विश्वास करते हैं, वो बुद्धि से भी बहुत अच्छा है और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हॉबहॉब्स ने शास्त्रीय उदारवाद के 9 सिद्धांत बताए। कौन कौन से, सिविल सोसाइटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वतंत्रता, भौगोलिक स्वतंत्रता, रेशियल लिबर्टी स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे विद्वानों के विचारों में हमें जो है उदारवाद पनपता हुआ दिखाई देता है, उदारवाद फल फूलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉबेन और एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम संभावना राज्य के क्रियाकलाप का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को लेजिस फेयर या हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका कहना है, कॉबेन, एडम स्मिथ और रिकार्डो, ये क्या कहते हैं कि न्यूनतम संभव राज्य क्रियाकलाप का सिद्धांत, कि राज्य को जितना कम से कम हो सके उतना ही कार्य करना है, सिर्फ सुरक्षा करनी है और कोई भी काम नहीं करना है। बाकी वो कहते हैं कि व्यक्ति इतना योग्य है, इतना बुद्धिमान है कि वो बाकी सारी चीज़ें अपने आप कर लेगा, ठीक है। अगर हम देखें शास्त्रीय उदारवाद को, तो ये हमें हॉब्स, लॉक, उसके बाद बेंथम के उपयोगितावाद में पोषित होता हुआ दिखता है। साथ ही हमें हर्बर्ट स्पेंसर में भी दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिल ने ऑन लिबर्टी जो उन्होंने 1879 में 1859 में लिखी, नकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया पहले, और बाद में उन्होंने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग सकारात्मक उदारवाद को भी समझेंगे। मिल के सकारात्मक उदारवाद को ग्रीन ने फिर क्या किया, कल्याणकारी राज्य तक पहुंचाया। यानी कि देखिए, हम यहाँ से चले थे, नकारात्मक स्वतंत्र उदारवाद से चले, यहाँ से आए, और इसको जो मिल ने था वो सकारात्मक उदारवाद तक पहुँचाया, और सकारात्मक उदारवाद को मिल ने ग्रीन के कल्याणकारी राज्य तक पहुँचाया, जिसमें आज हम रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालांतर में यह परिवर्तन उदारवाद को बढ़ते हुए समाजवाद की दिशा में ले गया, और इसलिए मिल को फेबिनवाद के जनक होने का गौरव प्राप्त है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। बारकर नहीं, मार्क्स, बारकर कहते हैं कि मार्क्स नहीं, मिल इंग्लिश फेबिनवादियों का आरंभ बिंदु है। नकारात्मक उदारवाद का विचार पहले विश्व युद्ध की अवधि के बाद समाप्त हो गया, और उसके बाद से सकारात्मक उदारवाद हमें देखने को मिलता है। पहले विश्व युद्ध के बाद मुक्त मानव की विचारधारा का परित्याग कर दिया, जिसका आग्रह एडम स्मिथ, मिल, स्पेंसर जैसे क्लासिकल व्यक्तिवादियों ने किया था। इसकी बजाय एक नए धारा का अनुसरण लास्की, कीन्स और चैम्बरलेन ने किया, और डेविड हिटर ने इसे सकारात्मक उदारवाद यानी कि उदारवाद की दूसरी शाखा का नाम जो है वो दिया है। ठीक है, किसने दिया है? डेविड हिटर ने इसे सकारात्मक उदारवाद यानी उदारवाद की दूसरी शाखा का नाम दिया है। चलिए, अब हम देखते हैं सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि आखिर सकारात्मक उदारवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास नकारात्मक उदारवाद था। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, नकारात्मक जो उदारवाद था, नकारात्मक उदारवाद क्या कह रहा था? नकारात्मक उदारवाद कह रहा था कि भाई सीमित एकदम शासन कर दो, ठीक है, सीमित शासन कर दो, बिल्कुल सीमित शासन होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र कर दो, एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम कर दो, है ना, पूर्ण स्वतंत्र कर दो। ठीक है, यही कह रहा था। उसके बाद वो बाजार अर्थव्यवस्था मांग रहा था कि भाई बाजार वाली अर्थव्यवस्था दे दो, अर्थव्यवस्था में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, मिल भी गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ जब व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और बाजार अर्थव्यवस्था हो गई, तो क्या हुआ कि जो पैसा था, जो आर्थिक शक्ति थी, वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई। अब कैसे केंद्रित हो गई? अब समझिए इस बात को। अब मान लीजिए कि मैं एक उद्योगपति हूँ, ठीक है, मैंने कुछ उत्पादन किया और उसकी कीमत मैंने लगाई 100 रुपये। ठीक है, अब लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उसे 100 रुपये देकर नहीं खरीद सकते। ठीक, इससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना प्रॉफिट करना है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बेचा, सारी चीज़ें करी, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि मेरा जो बिज़नेस था बहुत पल्प होने लगा, और मैंने छोटे छोटे बिज़नेस को धीरे धीरे खरीद लिया, और ऐसे कर करके मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बन गई, और धीरे धीरे मेरे हाथ में सारा कंट्रोल आने लगा। जब आर्थिक रूप से मेरे हाथ में कंट्रोल आने लगा, तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें करनी शुरू कर दी। मोनोपोली, अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार। अब मैंने कर दिया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर सामान, मैंने उसकी कीमत 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। ठीक है, अब आपके पास पैसे हैं तो आप उसे खरीदो, नहीं पैसे तो नहीं खरीदो, लेकिन वो ज़रूरी चीज़ है। अब आप क्या करोगे? ज़रूरी चीज़ है, आपको मुश्किल से पैसे जुटा कर खरीदना पड़ेगा। तो सारा पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन गरीब क्या होता चला गया, और गरीब इसमें होता चला गया। तो प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर? प्रॉब्लम आई कि जिन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, उदारवाद की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, वही चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर भी आने लगी। जैसे कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा केंद्रीकरण होने लगा, जिसके पास पूरा पैसा था वही मोनोपोली चलाने लगा, वो अपने तरीके से राज्य को चलाने लगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ भी आने लगी। तो ये कहा गया कि भाई इसको हटाने के लिए, तो जो हमने ये सीमित शासन की मांग कर रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, थोड़ा शासन का हस्तक्षेप भी होना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, भाई पूर्ण स्वतंत्रता भी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत इस पर भी हस्तक्षेप होना चाहिए। और बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होना चाहिए। तो यही हस्तक्षेप को मेंटेन करने के लिए, यही चीज़ों को दूर करने के लिए जो ये समस्याएं आ गई थी, सकारात्मक उदारवाद का जन्म होता है। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तो ये हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए,
तो सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं। सकारात्मक स्वतंत्रता। पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता कर रहे थे, यानी कि हम व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को मना कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया नहीं, अगर हस्तक्षेप ज़रूरी है तो आप बिल्कुल कीजिए। इसे ही सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई। उसके बाद बोला गया जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो राज्य स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। नकारात्मक उदारवाद कह रहा था भाई राज्य और स्वतंत्रता दोनों विरोधी हैं। ठीक है, अगर राज्य ज़्यादा शासन करेगा तो स्वतंत्रता तो नहीं रहेगी। लेकिन सकारात्मक उदारवाद ने कहा ऐसा नहीं है, दोनों विरोधी नहीं है। इन्होंने कहा कि राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन। मैंने अभी आपको समझाया कि थोड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए, इन्होंने भी माना। पूरी तरह से फ्री छोड़ने पर समस्याएं वही आ गई जिनसे छुटकारा पाने के लिए उदारवाद को अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये कहते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था में तो वही प्रॉब्लम आ गई, कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया पैसे का, पावर का, और कुछ लोगों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलत है और बराबर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए राज्य का नियंत्रण करना अर्थव्यवस्था पर, थोड़ा नियंत्रण, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम टाइट नहीं, लेकिन थोड़ा नियंत्रण ज़रूरी है। अगली विशेषता है राज्य की सभी संस्थाओं में सामंजस्य बिठाना राज्य का कार्य। राज्य में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उन सब में सामंजस्य बिठाना राज्य का कार्य है, वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्षता। राज्य को कहा गया कि भाई लेकिन राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि राज्य क्या है धर्म को खुद ही वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उदारवाद अभी भी जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम फान हमवोर्ड की किताब है यहाँ पे द स्पेयर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, नॉर्मन एजेंस की द ग्रेट इल्यूजन्स। इसमें ये राज्य को मात्र प्रशासनिक तंत्र का टुकड़ा बताते हैं। हॉब हाउस द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये तीनों किताबें उदारवाद से इम्पॉर्टेंट है और इन्हें आप याद रखेंगे। हॉब हाउस स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव होने की नहीं, अपितु उचित प्रतिबंधों में ही स्वतंत्रता है। इन्होंने 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं जिसका डिस्कशन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्की द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इनकी बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें ये पूंजीवाद के पतन को बताते हैं। लास्की ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य के हस्तक्षेप पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार किया है। इनकी एक और किताब है ग्रामर और पॉलिटिक्स, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑन आवर टाइम। ये इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। ये कहते हैं कि उदार लोकतांत्रिक उपायों में समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण इसमें किया जाना चाहिए। ये कहते हैं उदार लोकतंत्र प्लस समाजवाद, अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें सकारात्मक उदारवाद देखने को मिलता है। उदार लोकतंत्र से हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है और समाजवाद से हम समानता की भावना लेते हैं, जहाँ पर पूंजीपतियों पर कर लगाकर विषमताओं को कम किया जाता है। इस तरीके से लास्की को इंग्लिश उदारवादी परंपरा का विरोधाभास के रूप में तीव्र आलोचक, घोर समर्थक के रूप में देख सकते हैं। ये परिभाषा दी है फ्रैंक ठाकुरदास ने, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्की जबकि पहले राज्य की विशेषता पुलिस क्रिया होती थी, आधुनिक राज्य की विशेषता क्या है, प्रशासन है। ग्राहम बालास की बुक है द ग्रेट सोसाइटी, मैकाइवर, मॉडर्न स्टेट। इसमें ये राज्य और अन्य समुदाय की बात करते हैं। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक हैं। राज्य के कार्य बता रहे हैं। सभी समुदायों में समन्वय करना और सेवा करना। सेवा धर्मी राज्य की संकल्पना किसने दी है, मैकाइवर ने दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं उदारवाद को पूरा होते हुए और इसमें हम सारी चीज़ें समझते हैं। अब देखिए समकालीन उदारवाद हमें कई आगे बढ़ता हुआ शाखाओं में दिखता है, स्वेच्छातंत्रवाद, समुदायवाद, समतावाद। ठीक है, इन सब में आगे हमें बढ़ता हुआ दिखता है। मैंने आपसे बताया ना कि उदारवाद जो कि अपनी विशेषता को लिए हुए है कि देखिए जो हमने सबसे आगे विशेषता इसकी देखी थी कि नई परिस्थितियों के हिसाब से क्या करना, अपने आप को बदलना।
तो उन नई परिस्थितियों को बदलने के कारण उदारवाद क्या है, एक ऐसी कह सकते हैं कि विचारधारा है, एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं मानसिक दृष्टिकोण है जो बदलता रहा है। और यहाँ हम इसको अलग अलग विचारों में, जैसे समता, समुदायवाद, समतावादी, स्वच्छतंत्रवाद, अलग अलग शाखाओं में बढ़ते हुए, विकसित होते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने उदारवाद को समझा, सकारात्मक उदारवाद को समझा, नकारात्मक उदारवाद को समझा, उनकी सब दोनों की विशेषताएं देखी और ये देखा कि सकारात्मक उदारवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी और नकारात्मक उदारवाद ने सकारात्मक उदारवाद का रूप क्यों लिया। आगे हम देख सकते हैं कि उदारवाद ने और भी बहुत सारे रूप लिए, आगे बदलाव हुए। दोस्तों, अगर हम इन सभी को एक वीडियो में कैप्चर करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हेल्पफुल होगा और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आगे इन टॉपिक्स पर भी, जैसे स्वेच्छातंत्रवाद, समुदायवाद, समतावाद और भी जो शाखाएं विकसित हुई उदारवाद की, उनके बारे में भी वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, जल्दी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।